चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना, जल्दी से जुड़ेंगे क्लास के साथ और बताएंगे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। मूल विधि की क्लास चल रही है अभी, ऐसा तो बस एंड होने ही वाली होगी, है ना। जल्दी से जुड़ेंगे। बैंकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। बैंकिंग में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अगर मैं ठीक ठाक तरीके से याद कर पा रहा हूं तो मैं समझता हूं कि हम लोग ये पढ़े होंगे मात्रात्मक उपकरण। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये बैंक क्या काम करती है, तो जमा स्वीकार करती है और ऋण देती है, ये दोनों काम बताए थे। और फिर मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे, जीडीटीएल, एनडीटीएल, है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और साख सृजन कौन करता है, तो व्यापारिक बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है। अब इससे आगे आज हम करने वाले हैं, है ना। तो कहाँ है स्टाइलिश। आइए इससे आगे की चीजों को हम थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक शब्द है CRR। CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशो, लिखेंगे सब लोग CRR। क्या बोलते हैं आप इसे, CRR। और CRR का फुल फॉर्म क्या है, तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कैश रिजर्व रेशो के नाम से आप इसे जानते हैं। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, कैश रिजर्व रेशो आप इसे बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशो के नाम से आप इसे जानते हैं। कैश रिजर्व रेशो बोले तो नगद आरक्षित अनुपात, यही तो बोलेंगे। कैश का मतलब क्या होता है, नगद। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। और रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है ना। आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात आप इसे कहते हैं। ओके, कैश रिजर्व रेशो। ऐसे में आपको सलाह दूंगा कि आप अंग्रेजी में ही चीजों को याद रखें, हिंदी में न रखें। अंग्रेजी में ही ज्यादा सरल है, इकोनॉमिक्स को आप अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है तो ये व्यापारिक बैंक जितनी भी है, हमारी कमर्शियल बैंक जितनी भी है, उनके कुल जमा का ये एक निश्चित परसेंटेज भाग होता है जो कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि यह यह व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का, अब एनडीटीएल शब्द लास्ट क्लास से कनेक्टेड है भैया। ठीक है, अगर आपने एनडीटीएल नहीं पता तो मैं आपको इतना भर बता देता हूं कि एक दिन में जितना पैसा बैंक में जमा होता है और जितना पैसा लोग निकालते हैं, उसके अंतर को एनडीटीएल बोलते हैं। ठीक है, तो यह व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का, यह व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का, यह व्यापारिक यह व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग है। कुछ प्रतिशत मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा क्योंकि ये बदलता रहता है, अभी फरवरी में फिर बदलेगा ये CRR। ठीक है, तो यह व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा है, कुछ प्रतिशत हिस्सा या भाग है, भागे जो व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना होता है, जो आरबीआई के पास जमा होता है, जो आरबीआई के पास बिना ब्याज के जमा होता है, या ऐसा लिखो, जो आरबीआई के पास जमा होता है
जो आरबीआई के पास जमा होता है ना, आरबीआई के पास इसको जमा करना पड़ता है। ओके, आ गई बात समझ में? किसके पास जमा करना पड़ता है? तो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ओके, किसके पास? आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो क्या आरबीआई इस पर ब्याज देती है क्या? नहीं, है ना। जैसे मैंने बताया कोई एक कमर्शियल बैंक है कमर्शियल बैंक का मतलब है जो व्यापार करे। किसका व्यापार करे? पैसों का व्यापार करे, उसे हम कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। इस कमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का, अब इसका एनडीटीएल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा ये सीआरआर के रूप में किसके पास जमा करती है? तो याद रखना, आरबीआई के पास जमा करती है। तो क्या आरबीआई इस पर ब्याज अदायगी करता है? क्या आरबीआई इस पर ब्याज देता है क्या? तो ब्याज इस जमा पर नहीं देता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीआरआर। तो इसके अंदर अगला बिंदु क्या लिखेंगे? अगला बिंदु इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता। क्या लिखेंगे? इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता। इस जमा पर इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता। इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता। तो व्यापारिक बैंकों को इस जमा पर ब्याज नहीं मिलता है, यह ब्याज रहित होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आरबीआई इस सीआरआर को मेंटेन क्यों करती है ना। आरबीआई क्यों सीआरआर का हेडेक रखती है? तो इसलिए रखती है क्योंकि सीआरआर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई साख नियंत्रण करती है, क्रेडिट कंट्रोल करती है। और साख नियंत्रण का मतलब है महंगाई को कम करना और डिमांड को बढ़ावा देना। ये दोनों काम है इसके। महंगाई को कम करने के लिए वो ब्याज दर को बढ़ाएगी, तो सीआरआर को भी बढ़ा देती है महंगाई को कम करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे। तो मैं यहां पर लिखता हूं महंगाई या इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ओके, इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी कि महंगाई नियंत्रण के लिए क्या करती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए सीआरआर बढ़ाया जाता है। सीआरआर को बढ़ाया जाता है। ओके, तो हम एक छोटा सा यहां पर वो लेते हैं एग्जांपल कि सीआरआर बढ़ेगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो सीआरआर बढ़ा दिया, अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दिया तो इन व्यापारिक बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, और जब ज्यादा से ज्यादा पैसा ये आरबीआई के पास जमा करेंगे तो इनके पास पैसों की कमी हो जाएगी, जिससे ये बाजार के अंदर पैसा कम से कम लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना सीआरआर ज्यादा होगा तो बैंकों के पास तरलता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तरलता बोल दो, मनी सप्लाई बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो लिक्विडिटी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जब तरलता में कमी आ जाएगी तो याद रखना ये व्यापारिक बैंक अब मार्केट में लोगों को लोन कम से कम दे पाएंगे, और लोन कम से कम दे पाएंगे तो ये पैसे से पैसा कम कमा पाएंगे, जैसे साख सृजन बोलते हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंकें जो है वो साख सृजन करती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तरलता कम होने से साख सृजन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साख सृजन कम हो जाता है, और जब मार्केट में लोगों के पास में पैसा कम हो जाता है तो डिमांड भी कम हो जाती है, और इसकी वजह से महंगाई क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। ओके, पहली बात। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? सीआरआर को बढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब मंदी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? या आसान भाषा में कहूं तो लोगों की डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? भाई लोग डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि उनकी जेब में पैसा ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो अगला बिंदु लिखूंगा डिमांड बढ़ाने के लिए, है ना। क्या लिखूंगा? डिमांड बढ़ाने के लिए। डिमांड बढ़ाने के लिए, या इसको दूसरी भाषा में मैं ये भी कह सकता हूं कि मंदी की समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, ये भी तो मैं बोल सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि डिमांड बढ़ाने के लिए सीआरआर में कमी की जाती है। डिमांड बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है, और अब व्यापारिक बैंक अपने पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा रख सकती है, जिससे वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएगी।
तो सीआरआर कम होगा, यानी कि कम से कम अगर आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा तो बैंकों के पास में तरलता या लिक्विडिटी क्या रहती है, बढ़ जाती है। तरलता या लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बोले हाँ सर बढ़ तो जाएगी। तो याद रखना, तरलता या लिक्विडिटी बढ़ जाती, जिससे साख सृजन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या कर पाएगी, लोन दे पाएगी। ओके भाई, तो ये महंगाई और मंदी या डिमांड को बढ़ाने और घटाने के लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है। सवाल आता है कि महंगाई या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सीआरआर बढ़ाई जाएगी। ओके, आ गई बात समझ में। लेकिन बैंक पैसा क्यों जमा करेगी आरबीआई में, नियम है ना, आरबीआई का रूल है। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा गया है कि भैया बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं पालन करेगी ये रूल तो आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर देगी, उसके ऊपर पेनल्टीज लगा देगी। ठीक है, डीपली समझाइए सर। गोविंद भारती, बेटा इससे ज्यादा डीपली क्या करोगी जाके, या क्या करोगे जाके, जो भी हो आप, है ना। ओके, मैंने बताया महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है, मंदी को दूर करने के लिए या डिमांड को बढ़ाने के लिए सीआरआर को कम किया जाता है, बस इतना ही समझो। ठीक है, चलो ये सीआरआर हो गया। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लो भाई, अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो लो मैं हट जाता हूं। ठीक है, ये सीआरआर। अब हम अगली बात करते हैं एसएलआर के बारे में। लिखे एसएलआर, आइए जरा एसएलआर, अगला हेडिंग है एसएलआर। एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कई बार ये सवाल आया हुआ है। एसएलआर, तो एसएलआर में लिखेंगे स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या लिखेंगे इसको, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप इसे बोलते हैं। ओके, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं आप इसे, सांविधिक, या इसी को वैधानिक शब्द से भी जोड़ा जाता है। सांविधिक कह दो या वैधानिक भी आप इसे बोल सकते हैं। तो सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात आप इसे कहते हैं, सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। ओके, सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात आप इसे कहते हैं, एसएलआर स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे तो फुल फॉर्म भी आपके लिए जरूरी, सुनिएगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लिखेंगे इसके अंदर, यह व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का कुछ परसेंट होता है। हाँ जी, ये भी सीआरआर और एसएलआर दोनों कुछ परसेंटेज है। तो लिखेंगे यह व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का, यह कमर्शियल बैंक के कुल जमा का, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यह व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत होता है, कुछ प्रतिशत होता है, कुछ प्रतिशत होता है जो 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 बैंकों को स्वयं के पास रखना पड़ता है, जो बैंकों को स्वयं के पास, स्वयं का मतलब है खुद, अरे व्यापारिक बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, उसको खर्च नहीं कर सकती वो, याद रखना है। तो जो जो बैंकों को स्वयं या खुद के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, खुद के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, खुद के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक है, जो बैंकों को खुद के पास सुरक्षित रखना पड़ता है उसे वो ऋण के रूप में नहीं दे सकती। आ गई बात समझ में, उसको वो ऋण के रूप में नहीं दे सकती। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी कमर्शियल बैंक है ना, एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं, कोई भी कमर्शियल बैंक है, कोई भी व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, इसका जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल है
उसका कुछ परसेंट हिस्सा ये एसएलआर के रूप में खुद के पास रखती है, खुद के पास जमा करके रखती है, खुद के पास ही रखती है ये। उसको वो ऋण के रूप में उपयोग नहीं कर सकती, लोगों को ऋण नहीं दे सकती, ठीक है, लोगों को वो ऋण नहीं दे सकती उस पैसे का, तो खुद के पास वो रखती है, सुरक्षित रखना पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, और ये सवाल परीक्षा में भी पूछा गया है कि ये काय में होता है, कैश में होता है, काय में होता है, किस रूप में होता है? तो लिखेंगे एसएलआर, एसएलआर गोल्ड, है ना, एसएलआर की जगह आप लिखो यह गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है स्वर्ण, याद रखना, गोल्ड, इसीलिए बैंक आपको गोल्ड लोन देती है। गोल्ड रख के क्या फायदा भाई, आपके मन में ये भी सवाल आएगा, सर बैंक गोल्ड लोन भी तो देती है, तो गोल्ड वो रखती है और वो भी छुपा के रखती है, तो वो लोन देती क्यों है गोल्ड लेके, क्या फायदा उसका जब छुपा के रखना है? तो नहीं, उस गोल्ड का उपयोग वो एसएलआर के रूप में कर सकती है। और गोल्ड जो होता है ना, वो एक ऐसा चीज है जिसकी वैल्यू कभी बहुत ज्यादा गिरती नहीं है ना, अगर गिरेगी भी सही ना तो बहुत कम मात्रा में गिरेगी, इसलिए गोल्ड में निवेश करना एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, इसीलिए लोग गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड लोन आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये गोल्ड के रूप में हो सकता है ना, इसके अलावा ये कैश के रूप में भी हो सकता है, कैश बोले तो नगद, या फिर एक शब्द और मैंने बताया था रेपो रेट में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ओएमओ भी मैंने बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेना देना होता है। तो जो सरकारी प्रतिभूति है ना, जो आरबीआई बेचती है, खरीदती है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मैंने पढ़ाया था। तो मेरे दोस्त, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक के इसलिए ही खरीदती है ताकि वो एसएलआर को मेंटेन कर सके, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने का एक सही तरीका भी है। अगर लोगों के पास पैसा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि अच्छा है, सुरक्षित भी है, इसलिए इन बैंक के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो इन्वेस्टमेंट का भी तरीका है, और इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ मेरे साथियों बढ़िया है, इसीलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है। तो यह गोल्ड, कैश तथा तथा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तथा जीसेक, जीसेक है ना, इसे हम बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति, जीसेक बोले तो सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति, जीसेक बोले तो सरकारी प्रतिभूति, है ना, के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है ना। तो ये सीआरआर, सॉरी, ये एसएलआर जो होता है वो कैश के रूप में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है, और गोल्ड के रूप में हो सकता है। ओके, आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इसका आंसर अब आप ही देना। मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ाया है, अगर आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा अब व्यापारिक बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है, उसको लोन नहीं दे सकती। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा अगर खुद के पास रखेगी तो बाजार में तरलता में क्या होती, कमी होती है, होगी कि नहीं होगी? बोले हाँ सर। तो बैंक अब कम से कम मात्रा मार्केट में लोन के रूप में दे पाएगी, है ना, बाजार में तरलता की क्या आएगी, कमी आएगी, और तरलता की कमी आने की वजह से साख सृजन जो है, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, साख सृजन, ये भी क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये मार्केट में लोन कम से कम दे पाएगी फिर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को भी बढ़ाया जाता है और एसएलआर को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। शुभम बोलते हैं, है ना, भैया जी चांदी या डायमंड के रूप में नहीं हो सकता क्या? नहीं मेरे भाई, गोल्ड के रूप में ही हो सकता है, ठीक है। जो लॉकर में रखते हैं गोल्ड, उसका भी प्रयोग करती है, जो लॉकर, हाँ हाँ, उसका भी प्रयोग करती है, इसीलिए तो गोल्ड में रखा जाता है, मतलब लॉकर में रखा जाता है गोल्ड, लॉकर व्यवस्था भी देती है ना, ठीक है। चलो दूसरी बात मेरे साथियों, अगर एसएलआर कम है तो क्या होगा? अगर मेरे दोस्त एसएलआर कम है, मान लो आरबीआई बोले कि यार अब एसएलआर कम करते, तो बैंकों के पास में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा रहेगा, तो बैंकों के पास में लिक्विडिटी क्या रहेगी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहेगी,
और लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी जिसकी वजह से वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोन दे पाएगी, तो साख सृजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके भाई, तो याद रखना है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर और सीआरआर, रेपो रेट, ये सब बढ़ाया जाता है ना, और मंदी को दूर करने के लिए घटाया जाता। ओके, चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये एनडीटीएल क्या होता है, ये सब कहानी मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, बार बार नहीं ना वो करा पाएंगे भैया। ठीक है, तो ये सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। ठीक है, चलो अब अगला एक बैंक रेट बचा हुआ है, बैंक रेट, बैंक दर, बैंक रेट बचा हुआ है। ये सारे हो जाएंगे, उसके बाद में मैं एक नया डेटा आपको लिखवाऊंगा कि अभी वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, बैंक रेट, तो बैंक रेट के बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बैंक दर, जिसे बैंक रेट बोलते हैं, अब ये क्या होती है? जो हमने रेपो रेट पढ़ा था ना, रेपो रेट, रेपो रेट में क्या होता है? तो रेपो रेट में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, सुनो, जब भी कोई व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेती है, तो जो ब्याज देती है उसी को रेपो रेट बोलते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर लोन देती है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। सेम है, यहां पर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। आरबीआई ही लोन देगा कमर्शियल बैंकों को, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, आ गई बात समझ में? तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, सुनना इसके बारे में, मैं यहां पर ये लिखूंगा, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई, आरबीआई बोले तो देश का सेंट्रल बैंक, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, है ना, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घ काल के लिए, दीर्घ काल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घ काल के लिए, दीर्घ काल के लिए, है ना, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घ काल के लिए ऋण देता है। उस ब्याज दर को, उस ब्याज दर को बैंक रेट कहा जाता है। ओके, बैंक रेट कहा जाता है। ओके, अब देखना मेरे साथियों, यहां पर मैं आपको बताता हूं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर बैंक रेट ज्यादा होगी, अगर बैंक रेट ज्यादा होगी, अगर बैंक रेट ज्यादा होगी, अगर ज्यादा महंगा लोन देगी बैंक, आरबीआई अगर ज्यादा से ज्यादा महंगा लोन देगी, ज्यादा ब्याज दरों पर लोन देगी व्यापारिक बैंकों को, तो क्या व्यापारिक बैंक लोन लेगी? नहीं लेगी। इसकी वजह से व्यापारिक बैंकों के पास में तरलता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? भाई अगर बैंक रेट ज्यादा होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी। और मनी सप्लाई कम होगी तो बैंकों की साख सृजन क्षमता, बैंक साख सृजन, बैंक जो है वो साख सृजन भी क्या कर पाएंगे? कम कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से साख सृजन भी क्या होगा? साख सृजन, साख सृजन भी क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो साख सृजन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो बैंक रेट ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी कम होगी, जिसकी वजह से साख सृजन कम होगा। या इसको दूसरे रूप में लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर बैंक रेट को कम कर दिया जाए, अगर सस्ती दरों पर आरबीआई लोन देगी तो सारी की सारी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंकों के पास में लिक्विडिटी या तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके,
लिक्विडिटी या तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बोले हाँ बढ़ जाएगी। फिर वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मार्केट में लोन देकर के पैसा कमाएगी, जिसे हम साख सृजन बोलते हैं। तो साख सृजन इससे ज्यादा होगा, बस। तो ये बैंक रेट है, इसी को हम लोग बैंक रेट के नाम से जानते हैं। ओके भाई, चलिए बढ़े आगे। आरबीआई लोन लॉन्ग टाइम का लिया। आरबीआई अगर दीर्घकाल या लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन देता है तो जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंकों को देता है उसी को बैंक रेट बोलते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सर फटाफट सीरीज से सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे क्या, प्लीज रिप्लाई में। देखो बच्चों, अगर किसी एक सीरीज से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो फिर क्लास की जरूरत ही क्यों पड़ती, पड़ती क्या, नहीं पड़ती ना। ये एक प्रयास, एक कोशिश है कि यार आपका रिवीजन हो सके, आपने जो पढ़ा है वो हो सके। ठीक है, बाकी कीजिए आप फटाफट सीरीज, अच्छा रहेगा, है ना। बताओ भाई, कोई दिक्कत इसमें? ये बैंक रेट मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ। हाँ बहुत सिंपल है, कोई कुछ नहीं है, लोड ही नहीं है इसमें। ये बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। अब मेरे ख्याल से एमएसएफ रेट होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट। तो अगला हेडिंग डालेंगे एमएसएफ। एमएसएफ का फुल फॉर्म जरूर लिखना, एमएसएफ रेट, एमएसएफ। एमएसएफ रेट बोलते हैं, एमएसएफ दर बोल दो, जो कहना है वो कह दो, एमएसएफ। अब एमएसएफ का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना, एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या बोलते हैं आप इसे? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, क्या बोलते हैं आप इसे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, तो लिखेंगे हिंदी में इसको सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर के नाम से आप इसे जानते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा दर। क्या बोलते हैं आप इसे? सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट। अब ये कैसी रेट है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हिमानी जी सुनना, शिखा जी आप भी सुनना, ऐसे आप जवाब दे रही हैं इसका मतलब है आपने पहले मुझसे पढ़ रखा है है ना। एमएसएफ रेट का मतलब क्या होता है? देखो, कमर्शियल बैंकों को एनडीटीएल एडजस्ट करने के लिए केवल एक रात के लिए लोन चाहिए होता है, केवल एक रात के लिए। तो एक रात के लिए आरबीआई से जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन लेती है उसी को एमएसएफ रेट बोलते हैं, बस केवल इतना। कोई मतलब नहीं है ज्यादा तहकीकात में घुसने से, आने से। सिंपल सी भाषा में समझो कि आरबीआई एक रात की अवधि के लिए ओवरनाइट पीरियड बोलते हैं, एक रात, क्योंकि अगले दिन तो वापस लोग आ जाएंगे, पैसा जमा करके चले जाएंगे। तो ओवरनाइट पीरियड के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर लोन देती है उसी को एमएसएफ रेट बोलते हैं, बस। ठीक है, इसी को याद रखो। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? हम इसके अंदर लिखेंगे आरबीआई, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, बैंकों को जिस ब्याज दर पर, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर एक रात की अवधि, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरनाइट पीरियड, क्या बोलते हैं? ठीक है, हमें तो एक रात से मतलब रखना है। हाँ बिल्कुल भाई, है ना, एक रात की अवधि यानी कि बोलते ओवरनाइट पीरियड, ओवरनाइट पीरियड।
ओवरनाइट पीरियड, एक रात की अवधि के लिए ऋण देता है ना, के लिए ऋण देता है, के लिए ऋण देता है, एक रात की अवधि के लिए ऋण देता है, उसे उस रेट को क्या बोलते हैं? तो याद रखना एमएसएफ रेट बोलते हैं। उसी रेट को हम एमएसएफ रेट बोलते हैं, बस इतना याद रखो। एमएसएफ कितना है, सीआरआर कितना है, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। सवाल कैसे पूछा जा सकता है? सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों को एक रात की अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर लोन देता है उसे कौन सी रेट बोलते हैं? एमएसएफ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसे? एमएसएफ रेट के नाम से जानते हैं। बस इतना है, और क्या है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछेगा रीता जी, है ना? जी भैया, एसएससी फाउंडेशन बैच में पढ़ा था फर्स्ट टाइम, मजा आ गया जी। बढ़े आगे, ये एमएसएफ हो गया। एक और बचा हुआ है एसडीएफ, एसडीएफ है ना, एसडीएफ बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं हम, एसडीएफ। पर यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को? महंगाई के लिए इतने नियम बने हैं तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे क्या कारण है? कई सारे कारण है भाई, कई सारे कारण है, एक कारण नहीं होता। कोई भी एक कारण थोड़ी ना होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस। चलो, तो ये एमएसएफ हो गया है। और अब एमएसएफ के बाद में हमें एक रेट और पढ़ना है मेरे ख्याल से, जिसका नाम है एसडीएफ। एसडीएफ बोलते हैं, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, तो तैयार हैं मेरे दोस्तों आप लोग? ठीक है, अब देखो, मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि अगर आपके पास पैसा रहे तो आप कहां पर पैसा जमा करोगे? आरबीआई के पास जमा करोगे या फिर जनता को लोन दोगे? सही है कि गलत है? तो आपने मुझे जवाब दिया था, बोले सर हम आरबीआई के पास जमा करेंगे क्योंकि वहां पर हमारा जो पैसा है वो ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा आपने जवाब दिया था। तो मैं यही अब अगली एक जो रेट लिख रहा हूं उसके अंदर भी वैसा ही है। सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म लिखेंगे और फिर इसके बारे में समझेंगे। वो है एसडीएफ रेट, एसडीएफ रेट, एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। क्या बोलते हैं आप इसे? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बोलते हैं। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? तो स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थाई, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, और फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? सुविधा दर। तो स्थाई जमा सुविधा दर आप इसे बोलते हैं। स्थाई जमा सुविधा दर, क्या बोलते हैं? स्थाई जमा सुविधा दर आप इसे बोलते हैं। स्थाई जमा सुविधा दर के नाम से आप इसे जानते हैं। अब ये क्या होता है? तो देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि व्यापारिक बैंकों के पास में अगर अधिक पैसा है तो वो उस अतिरिक्त पैसे को आरबीआई के पास में जमा कर देती, बिना किसी जमानत के, बिना किसी कोलेट्रल के। ठीक है, और इसलिए जो उनको ब्याज मिलता है बिना किसी जमानत के वो जमा कर सकती है। जिस रेट पर जमा करे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसडीएफ रेट बोलते हैं। ठीक है, सुनो, मैं बताता हूं, इसको एक बार और समझो। लिखेंगे, व्यापारिक बैंक के अतिरिक्त तरलता को, व्यापारिक बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक होता है भैया। तो व्यापारिक बैंक अतिरिक्त तरलता को, अतिरिक्त तरलता का मतलब होता है एक्सेस लिक्विडिटी,
मतलब अगर उनके पास में पैसा ज्यादा है तो व्यापारिक बैंक अतिरिक्त तरलता को बिना किसी जमानत के, अतिरिक्त तरलता या लिक्विडिटी को बिना किसी अतिरिक्त तरलता को बिना किसी जमानत के, बिना किसी जमानत, जमानत का मतलब होता है कोलेट्रल, जमानत जो हम बैंक से लोन लेते हैं और वो हमसे जो जमानत के रूप में रखवाती ना उसे कोलेट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास, है ना, व्यापारिक बैंक अतिरिक्त तरलता को बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास, बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास जिस जिस ब्याज दर पर जमा करती है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसडीएफ रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एसडीएफ रेट आप इसे बोलते हैं। भैया एस सिलेबस कब तक खत्म कर जाएगा सिलेबस? ऐश्वर्या मिश्रा, जल्दी होगा दीदी, है ना? ठीक है, ओके, तो याद रखना विदाउट एनी कोलेट्रल जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक के आरबीआई के पास में पैसा जमा करती है उसी को हम लोग एसडीएफ रेट के नाम से जानते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आप इसे बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब मैं इसके मात्रात्मक उपकरण बताता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे गुणात्मक थे, आपको पता होगा ये सारे के सारे कैसे उपकरण थे? गुणात्मक। कैसे उपकरण थे? गुणात्मक उपकरण थे। अब हम बातचीत करते हैं इसके मात्रात्मक उपकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए जरा अब हम थोड़ा सा मात्रात्मक उपकरणों के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? मात्रात्मक उपकरणों के बारे में, है ना? ठीक है, तो हम लोग अगला क्या हेडिंग डालते हैं? हम अगला हेडिंग डालते हैं मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, सॉरी सॉरी, गुणात्मक यार, गुणात्मक। मात्रात्मक तो हमने सब पढ़ लिए ना। गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण, और गुणात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? गुण। गुण का मतलब होता है क्वालिटी, तो गुणात्मक को हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इंस्ट्रूमेंट। ओके, अच्छा, गुणात्मक को चयनात्मक भी बोलते हैं, घबराना मत। गुणात्मक को क्या बोलते हैं? चयनात्मक भी बोलते हैं। हाँ, गुणात्मक आएगा सोनाली जी, बिल्कुल, है ना? इसके अंदर सबसे पहला था मेरे साथियों जिसे हम बोलते हैं नैतिक दबाव। तो इसके अंदर एक था नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का मतलब था मोरल सुएशन। नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, और इसको हम लोग बोलते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन,
नैतिक दबाव, या इसी को हम मोरल सुएशन के नाम से जानते हैं, नैतिक दबाव। देखो मुझे एक बात बताओ, आरबीआई सस्ती ब्याज दरों पर लोन क्यों देती है कमर्शियल बैंकों को, क्या कारण है? ठीक है, ये बताओ, आरबीआई सस्ती ब्याज दरों पर लोन क्यों देती है व्यापारिक बैंकों को, क्या कारण है लोन देने का? क्यों लोन देती है? वो आरबीआई सस्ता लोन इसलिए नहीं देती कि व्यापारिक बैंकों को फायदा हो, नहीं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को सस्ता लोन इसलिए देती है ताकि वो भी जनता को सस्ता लोन दे। लेकिन जब भी आरबीआई रेपो रेट घटाती है ना, सीआरआर कम करती है, एसएलआर कम करती है, लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंक जनता को सस्ता लोन नहीं देती है। आ गई बात समझ में? वो सस्ता लोन नहीं देती है, देती ही नहीं है। और जब आरबीआई महंगा लोन देती है व्यापारिक बैंकों को, तो व्यापारिक बैंक की और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है जनता के लिए कि नहीं नहीं आरबीआई ने महंगा कर दिया, हम महंगा देंगे अब। तो आरबीआई उनसे रिक्वेस्ट करती है कमर्शियल बैंकों से कि यार ये बात तो गलत है, हम तुम्हें सस्ता लोन इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम भी जनता को सस्ता दो। तो आरबीआई रिक्वेस्ट मोड में है कि ये गलत बात है, हम अगर आपको सस्ता दे रहे हैं तो तुम्हारी भी जवाबदारी कि तुम जनता को सस्ता दो। जब हम महंगा देते हैं तुमको तो तुम भी तो महंगा देते हो ना भाई, वहां तो तुम ब्याज दर बढ़ा देते हो, लेकिन जब हम तुम्हें सस्ता दे रहे तो तुम वहां कम क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट है। ताकि क्यों की जाती है रिक्वेस्ट? ताकि आरबीआई महंगाई को आसानी से कंट्रोल कर सके, नहीं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात हम लिखते हैं नैतिक दबाव में, है ना, आरबीआई, इसमें क्या लिखेंगे? आरबीआई नैतिक दबाव में लिखेंगे आरबीआई व्यापारिक बैंकों, आरबीआई व्यापारिक बैंकों, आरबीआई व्यापारिक बैंकों से दिशा निर्देशों, आरबीआई व्यापारिक बैंकों से दिशा निर्देशों को पालन कर, देखो आरबीआई, आरबीआई व्यापारिक बैंकों से दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए दबाव डालती है, करने के लिए दबाव डालती है, पालन करने के लिए दबाव डालती है, नैतिक रूप से दबाव डालती है ना, पालन करने की नैतिक रूप से दबाव डालती है, जिससे जिससे डालती है जिससे 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 साख नियंत्रण किया जा सके। तो वो दबाव ही डालती है कि अगर हम तुम्हें सस्ता दे रहे हैं तो तुम भी मार्केट में सस्ता दो, वो दबाव डालती है। ओके, तो इसी को हम लोग नैतिक दबाव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? नैतिक दबाव। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे? नैतिक दबाव आप इसे बोलते हैं, नैतिक दबाव। अब इसके अलावा एक और याद रखना जिसे हम लोग बोलते हैं साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग, साख राशनिंग, दूसरा है साख राशनिंग। इसमें वो नैतिक रूप से दबाव डाल रही है ना, कि यार हम तुम्हें सस्ता दे रहे तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी बाजार में सस्ता लोन दो। अगला है साख राशनिंग, जिसे क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से जानते हैं।
साख राशनिंग, साख राशनिंग को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ऑफ राशनिंग। साख राशनिंग और बोले तो क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से आप इसे जानते हैं, क्रेडिट ऑफ राशनिंग आप इसे बोलते हैं, क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से आप इसे जानते हैं, साख राशनिंग या क्रेडिट ऑफ राशनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक है, वो मान लो मार्केट में लोन दे रही है 100 रुपए का, तो 100 रुपए की छटनी कर दी जाती है कि 100 रुपए का लोन एग्रीकल्चर में इतना देना है ना, उद्योग में इतना दे दो, एजुकेशन लोन इतना दे दो, मुद्रा लोन इतना दे दो। नहीं तो क्या होता है ना, ये व्यापारिक बैंक के एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने से डरती है, इनको लगता है कि नहीं यार, अगर हमने मांगीलाल को, गंगाराम को लोन दिया तो ये वापस नहीं चुका पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृषि मानसून का जुआ है, इसलिए वापस लोन नहीं चुका पाएंगे, इसलिए वो लोन नहीं देती, इनको मना कर देती, नहीं नहीं इनको लोन नहीं देना, मतलब डरती है लोन देने से। और जब एक ही क्षेत्र में वो लोन देगी, किसी क्षेत्र में लोन दे ही नहीं पाएगी, तो उस क्षेत्र का विकास कम होगा। तो आरबीआई क्या करती है ना, इनके लोन देने की लिमिट को निर्धारित कर देती है। ठीक है, आवाज आवाज तो आ रही होगी, 1 मिनट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? वॉइस वॉइस सर जी, वॉइस आ रही है भाई, वॉइस एक बार चेक करो। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखेंगे, साख राशनिंग में इसमें लिखेंगे आरबीआई व्यापारिक बैंकों की, आरबीआई आरबीआई व्यापारिक बैंकों की आरबीआई व्यापारिक बैंकों की, है ना, व्यापारिक बैंकों की ऋण सीमा, है ना, लोन लिमिट, आरबीआई व्यापारिक बैंकों की ऋण सीमा का निर्धारण करती है, का निर्धारण करती है, ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके, ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके। नहीं तो व्यापारिक बैंक के कृषि में कभी लोन नहीं देगी, तो वो ऋण सीमा ही निर्धारित कर देती है। जैसे मान लो टोटल लोन है 100 रुपीज, तो 100 रुपए का टोटल लोन है, तो ये 100 रुपए का टोटल लोन इसने डिवाइड कर दिया कि कृषि में आपको इतना % देना पड़ेगा, ठीक है, उद्योग में आप इतना दीजिए, फिर एजुकेशन में आप इतना दीजिए, है ना, होम लोन, कार लोन इतना दे दो। मतलब इसने ना लिमिट निर्धारित कर दी, इसी को हम बोलते हैं साख राशनिंग। और ये क्यों किया जाता है साख राशनिंग? ताकि इकोनॉमी के हर सेक्टर का विकास किया जा सके, तो लोन लिमिट को ये सेट कर देता है। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप है। और अगला मेरे साथियों, एक आपको ये याद रखना है, एक मैंने और आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था मार्जिन निर्धारण, मार्जिन मार्जिन निर्धारण, मार्जिन आवश्यकता भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन आवश्यकता, है ना, चलो इसके बारे में अब हम कल ही करेंगे। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट और एक और होता है मेरे साथियों आपका डायरेक्ट एक्शन, उसके बारे में अब कल हम चर्चा करेंगे। कल भी आपकी क्लास होगी, है ना, और आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, और अब बात करेंगे हम आपसे कल। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? प्लीज इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और जांचिएगा। ठीक है, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आएगा अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे तो, है ना। कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर आपने पिछली बैच में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया। देखो मेरे दोस्त, हर बैच के लिए एक टाइमलाइन होती है, हर बैच के लिए एक आइडिया होता है कि किस तरीके से उस बैच को कंप्लीट करना है। आप भी जब पढ़ते हैं तो अगली बार और बेहतर प्रयास करते हैं, मैंने भी यही किया। मैंने पिछली बार हो सकता है कोई कमी मुझसे रह गई हो, तो इस बार मैंने और बेहतर प्रयास किया है आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देने की
और चीजों को आसानी से सरलता से समझाने की। उम्मीद है आप समझेंगे और मेहनत करिए। बाकी मैं आपके साथ हूं, सदैव साथ हूं। मैं भी चाहता हूं आपके कंधे पर 2 स्टार रहे और मैं आपसे जब मिलने आऊं तो मेरा भी सीना बिल्कुल चौड़ा हो और मैं कह सकूं कि यार ये हमारे दोस्त हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे भाई बहन है ना। और आपको कभी ऐसा मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है, आपका भाई आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, आप मुझे छोटा भाई समझे, बड़ा भाई समझे, पर पढ़ेंगे हम ऐसे ही बिल्कुल शानदार तरीके से, मेहनत करेंगे, शानदार मिलके कुछ अच्छा करेंगे। बाकी मिलते रहेंगे, ठीक है। और बढ़िया, शानदार। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।